आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश में उसी प्रकार चलती रही जैसा कि कभी वो थी। धीरे धीरे करके जिन लोगों को अपनी व्यवस्था बनानी थी, उन लोगों ने धीरे धीरे भारतीयता को समाप्त करने के लिए, अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो चीज़ें बनाए थे, उदाहरण स्वरूप किन्हीं कारणों से देश में इमरजेंसी लगी, उसके बाद शिक्षा में जो धीरे धीरे बची खुची भारतीयता थी, उसको समाप्त किए जाने का प्रयास जारी हुआ। उदाहरणार्थ जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय रहन सहन व्यवस्था के जो गहन अध्ययन थे, वे सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। आयुर्वेद की शिक्षा संस्कृत भाषा में आज भी विद्यमान है। लगभग सन 80 के बाद से संस्कृत जानकार लोगों को आयुर्वेद से दूर कर दिया गया, और जिन लोगों को पढ़ाया गया आयुर्वेद के नाम पर, उनको संस्कृत नहीं आती है आज के दिन में। तो जो संस्कृत की शोध रचनाएं थीं, उसका समाज को कोई लाभ नहीं मिला, और सामाजिक विज्ञान में जो व्यवस्था थी उसका भी लाभ समाज को नहीं मिला। तो समाज उस ढर्रे पर चल पड़ा जिसमें भारतीयता का कोई स्थान रहा नहीं। स्वास्थ्य इसी कारण बिगड़ गया, और घरों घरों में जो इस समय वर्तमान में तबाही मची हुई है कि शायद ही कोई घर जो 5 से 10 आदमी का परिवार कहा जाएगा कि वो बिना दवा के जी रहा हो। स्कूल के छोटे से छोटे बच्चे जो 7 बजे ही स्कूल जाते हैं और दोपहर में आ जाते हैं, और उसके बाद दिन में ही सोते हैं। 9 से 4 बजे का जो स्कूल था, या 10 से 4 बजे का, वो आराम से स्नान आदि करके अपनी किताब थोड़ा सा पढ़ के भोजन करके स्कूल जाते थे, लौट के आके पुनः भोजन करते थे। जो इस समय नोबेल प्राइज मिला है जिनको, ऑटोफेगी पर, ऑलरेडी वो नियम इस थ्योरी से शरीर में लागू हो जाता था। यानी शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, वो स्वास्थ्य सम्मत होनी चाहिए, तो वो चला गया। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, हर ऋतु का भोजन ऋतु के हिसाब से हुआ करता था, वो गायब हो गया। सालों साल एक ही प्रकार का भोजन करने के कारण स्वास्थ्य की दशा इतनी खराब हो गई है, इतनी आदतें लोगों की बन गई है कि वो भारतीय व्यवस्था को लगभग भूल गए हैं। क्योंकि जिन शास्त्रों में इसका वर्णन है
वो स्कूल से दूर होते गए, धीरे 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 करके दूर हो गए। पूरे देश में सबसे अच्छा संस्थान मालवीय जी का बीएचयू माना जाता था। वहाँ भी उसके आयुर्वेद हॉस्पिटल को आधुनिक दवा विज्ञान ने ले लिया। वहाँ के भी संस्कृत के जो उत्तर मध्यमा के छात्र हैं वो भी आयुर्वेद नहीं पढ़ पाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से नर्स, आयुर्वेद के हिसाब से फार्मेसी, आयुर्वेद के हिसाब से दवा बनाने की वो जब ऐसा नहीं है तो किसानों की जो जड़ी बूटी से आय है वो भी बंद हो गई। होना ये चाहिए था कि हर गांव में एक नाड़ी वैद्य होता। नाड़ी वैद्य की तो पढ़ाई कहीं सरकारी स्तर पर होती हो ये जानकारी ही नहीं है। केवल जो आयुर्वेद विशारद था उसको बीए एमएस कर दिया गया। बीए एमएस के साथ कौन फार्मेसी में जाएगा, कौन नर्स बनेगा, कौन जड़ी बूटी उगाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं, अन्न कैसा खाया जाएगा, किस ऋतु में क्या खाया जाएगा, ये सब शिक्षा से दूर हो गया है। बीमारी इस प्रकार घर कर गई है कि बच्चों का एक कहना है कि हम पढ़ते तो हैं, हमको याद नहीं होता है। इसलिए कि वे वही पदार्थ खाते हैं, सब कुछ बाजार के भरोसे हो गया है। उदाहरण अगर लिया जाए, अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो देश जब आजाद हुआ था उस समय 2, 4, 5 साल के अंतर में 52 में चुनाव हुआ और उस समय विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही साथ हुआ था। कुछ लोग, उनकी यादें अभी भी हैं, वो बताते हैं कि गेहूं के 1 कुंटल का जो दाम था वही प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक बनाए जाते थे उनको भी वही मिलता था। इसी के आसपास कुछ जो विधानसभा के लिए चुने जाते थे उनको भी कुछ मिलता था। बस की सीट पर विधायक सीट लिखी रहती थी। अब तो कोई विधायक बस में चलने को तैयार नहीं है, उसके आगे पीछे कई गाड़ियां चलती हैं। उस समय अगर सोने से भी तुलना की जाए गेहूं के दाम की और शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल के थे उनके तनख्वाह से, तो जितना तुलना करने में आता है इस समय उसमें तमाम परिवर्तन हो गए हैं। मैक्सिमम 2 क्विंटल गेहूं के बराबर प्राइमरी स्कूल के मास्टर को तनख्वाह, मासिक वेतन मिलता था। और तब ये कहा जाता था, इसके पहले भी कहा जाता था, घाघ भट्टरी एक वैज्ञानिक थे, उनकी किताबें कृषि में पढ़ाई जानी चाहिए थी, उस पर शोध होना चाहिए। उत्तम खेती, मध्यम बांध, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, यानी चाकरी नौकरी को निषिद्ध माना गया था। इसलिए कि जितना कोई 1 महीने में प्रयास करेगा उतना 2 क्विंटल गेहूं बेच के किसान प्राप्त कर लेता था। आज अगर तुलना की जाए तो वो लगभग 20 गुना पीछे हो गया है। कहीं भी किसी चीज से भी तुलना की जाएगी, लोग बोलते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई। क्या सारे राजनीतिक दलों को एक एक जिले में
सरकार द्वारा मुआवजा देके 50 एकड़ या 100 एकड़ खेत ले लिया जाए, सारे राजनीतिक दलों को 100-100 एकड़ खेत दे दिया जाए, उनसे कहा जाए गन्ना बोइए, सब्जी बोइए, गेहूं बोइए, और आपकी एक एक दुकान होनी चाहिए, तो उसी रेट में वहाँ बेचिए। क्योंकि दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है कि कौन से रेट में बिकना चाहिए, जब आप बो के देखेंगे तब ना आपको पता लगेगा। दूसरा बो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, कम से कम वो सपोर्ट मूल्य उसका मिलना चाहिए, तब न वो ठीक रहेगा। इन बातों पर कौन विचार करेगा? तमाम किसान के संगठन है, हर पार्टी की सरकार रह चुकी है, इस पर कोई भी एक साथ, कोई भी एमएलए एमपी किसी भी पार्टी का किसानों के साथ बैठ करके इस पर विचार नहीं करता है कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। जब उस समय ये स्थिति थी तो आज क्यों वो अलग हो गई है? सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सबको देने का अधिकार रखती है। अब तमाम तरह के स्कूल हैं, एक ही प्रकार की किताबें सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। सरकार चाहे तो एक कार्य कर सकती है कि प्रति छात्र, हर क्लास के एक छात्र को, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, वो प्रति छात्र सारे स्कूलों से फीस पता कर ले, जो छात्र जिस स्कूल में पढ़े उसको उतना फीस दे दें। ये जो शिक्षा की कवायद है, सारी व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन जितने सरकारी लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्या कारण है? या तो ये हो कि जितने सरकारी नौकरी में लोग हैं उनके सबके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें। ये अंग्रेजों के टाइम के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इस पर सबको विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता कभी क्रांति करने पर उतर आए, जब किसी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ होगी तो वो क्या करेगा? तो फिर हिंसा फैलेगी, मार काट मचेगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अगर उसका हक आप नहीं देंगे तो क्या करेगा? राम राज्य की बात जो होती है, राम राज्य की परिभाषा जो कालिदास ने रघुवंशम में दी है, वो राम जी और भरत जी का आपस में संवाद है। वो उस संवाद से जो उसका अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि सरकार को जो कुछ भी टैक्स मिलता है, सरकारी और प्रशासनिक जितना भी सरकार द्वारा तनख्वाह दिया जाता है, वो सब मात्र 20%, 21% के अंदर हो जाना चाहिए। और जिससे टैक्स आप लेते हैं उसको ये बताना चाहिए कि आपका पैसा हम शिक्षा मद में, रोड के मद में या किस मद में खर्चा किए हैं। कोई जीवन स्तर अपना किस प्रकार जी रहा है ये तो ठीक है, लेकिन सरकार दूसरे के पैसे का दान क्यों कर देगी? सरकार चंदा वसूले, अपनी इच्छा से दान करे। किसी व्यक्ति ने कमा के अगर टैक्स आपको दिया है तो जिस मद के लिए दिया है वो आप उसी मद में खर्चा करें। कोई अपराध करता है, कोई कुछ करता है तो सरकारी फंड से पैसा दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाएगा? आपकी पार्टी चंदा एकत्रित करे, आप चाहे जिसको दो। टैक्स पेयर इसलिए टैक्स नहीं देता है कि आप उसको मनमाना खर्च करो। आपको ये बताना चाहिए, कोई 1000 रुपया टैक्स दे रहा है तो 20% आप अधिकारी हो ले लो, और उसमें से 800 रुपया आपको बताना पड़ेगा कि आपका पैसा इस मद में यहाँ खर्च कर दिया गया है। उससे आप राय ले लो कि आप क्या चाहते हो। यही तो प्रजातंत्र है।
प्रत्याशी के चयन में प्रजातंत्र की तो कोई भूमिका ही नहीं है। जिसको चाहो उसको आप प्रत्याशी बना दो। ऐसा भी कोई डिवाइस विकसित किया जाए कि प्रत्याशी के चयन में निचले स्तर के जो प्रजातंत्र के लोग हैं, जैसे एक विधायक का चुनाव 150 गांवों से अगर हो रहा है, उदाहरण स्वरूप प्रत्येक गांव में 10 सदस्य अगर होते हैं, किसी किसी बड़े गांव में 15 भी हो सकते हैं। वार्ड मेंबर जिनको कहते हैं, सबसे छोटा सदस्य है, कम से कम कोई न कोई उसकी राय ली जाए, चाहे चुनाव के दौरान उससे चुनाव करवा लिया जाए कि प्रथम दृष्टया कौन कौन लोग इस क्षेत्र से टिकट देने लायक हैं। उसमें बार एसोसिएशन के चुने हुए लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी वो लोग जो पदाधिकारी रह चुका होता है अगली बार चुनाव नहीं लड़ता है। पढ़े लिखे ही लोग हैं, कानून के रखवाले हैं। तो उसमें कम से कम ये हो कि 1, 2, 3 जिसको 20% से 25% से, जिसे सरकार 33% से कम वाले को पास नहीं करती है, फेल कर देती है, तो जिसको कम से कम 33% वोट मिल जाए उसको टिकट देने का प्रयास करें। नहीं तो एक एक जगह तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं या बेवजह का बखेड़ा खड़ा होता है। प्रजातंत्र की भागीदारी केवल एक ही जगह होगी। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कहानी, वो विधा समाप्त हो गई है, नहीं तो कुछ धाराओं में गांव में ही फैसला हो जाया करता। जो नहीं मानेगा कोर्ट जाए, लेकिन वो विधा भी बंद हो गई है। सब का सब इसको पुनः चालू किया जाए कि आधी समस्या गांव स्तर पर ही हल हो जाया करें। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। आचार्य चाणक्य ने जो व्यवस्था बनाई थी, ये अभी भी उससे प्रेरणा लेकर के लोग ये व्यवस्था बनाएं। जो राज्य बड़े हो गए हैं उनको पुनर्गठित कर दिया जाए। कोई भी राज्य 40-45 एमपी से ज्यादा का न हो, क्योंकि बड़ा हो जाने पर कानून व्यवस्था की दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, भारत पूरे विश्व को अपना उत्तम जैविक अन्न प्रदान कर सकता है, अपने से 3 गुना पैदा कर सकता है, उससे आय कर सकता है। हर गांव में फूड प्रोसेसिंग बन सकता है। हर गांव अपनी आवश्यकता की बिजली बना सकता है। ये ट्रांसमिशन में जो चोरी होती है, जो खतरनाक अपराध होते हैं, ये लगभग बंद हो जाएंगे। हमको ग्राम स्वराज्य, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, न संसद में न विधानसभा में, कि ग्राम स्वराज्य कैसे आएगा। प्रत्येक गांव पर हिसाब जोड़ा जाए, अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन गांव को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा भी इसी प्रकार कुछ वातानुकूलित कमरों में बैठ करके जो लोग बना रहे हैं, वो अगर गांव में लोगों से बात करके उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख के अगर बनाएं, क्योंकि जो पढ़ लिख लेता है वो कृषि से दूर भागता है, अपने ही माँ बाप को मूर्ख समझता है कि हम पढ़े लिखे हैं। ये भावनाएं घर कर गई हैं। यहां तक समस्या है कि पिता के आकस्मिक
निधन होने के बाद अगर वो पिता किसी विभाग में, शिक्षा विभाग में, बिजली विभाग में, अन्य विभागों में कार्य करते रहते हैं, परिवार की सहमति से किसी एक व्यक्ति को सेवा का अवसर दे दिया जाता है, यद्यपि वो योग्य नहीं है, बाद में वो नौकरी पर अकेला अपना एकाधिकार समझ लेते हैं, बाकी भाई बहनों को उसमें से कुछ नहीं देते हैं। होना ये चाहिए कि जब तक भाई बहन नाबालिग हैं या बेरोजगारी भत्ता जो वांट भरने तक की उम्र है, उनकी जो मासिक वेतन है वो परिवार के संयुक्त खाते में जाना चाहिए। अब देश तो उनको दे रहा है, वो अपने खास भाई बहन को अगर नहीं देना चाहते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। जब ये कानून है कि माता पिता को जो लड़का नहीं देता है, अगर माता पिता चाहें तो अपना गुजारा भत्ता उसकी तनख्वाह से ले सकते हैं, तो किसी आकस्मिक पिता के मरने पर भाई बहन को भी यह अधिकार होना चाहिए कि 30-32 साल की उम्र तक उसमें एक निश्चित सीमा से वो भी रकम निकाल सकते हैं। जो नौकरी कर रहा है उसको वो अधिकार हो कि इतना रकम वो निकालेगा, शेष रकम उसके भाई आजीवन नहीं होना चाहिए, एक उम्र तक निकाल पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि परिवार अगर है तो उसकी भी जिम्मेदारी आदमी को निभाना पड़ेगा। भारत परिवारों का देश है, उनको परिवार के कारण नौकरी दी गई है, न कि अकेले योग्यता होके पाए हैं वो। तो अगर ये शर्त मंजूर करें, नहीं परिवार का जो सदस्य इस शर्त को मंजूर करे उसी सदस्य को नौकरी दी जाए। किसी न किसी परिवार को देनी है, क्योंकि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो बाद में जांच करे कि इन्होंने परिवार का भरण पोषण किया या नहीं किया। एक बार नौकरी मिल गई बस वो पक्का हो जाता है, इसके बाद कोई जांच उसकी नहीं होती है कि परिवार किस दशा में है, क्या है। बहुत से भाई लोगों की, बहनों की शिकायत है कि इनको नौकरी मिल गई है, ये फिर हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। तो कम से कम ये भी व्यवस्था सरकार को लागू करनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये हर वर्ग के लिए है। आप देश से लेना चाहते हो, अपने खास भाई बहन को नहीं देना चाहते हो, तो देश आपको क्यों दे दे, क्योंकि आप योग्य तो हो नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए। इस व्यवस्था को अगर गांव-गांव में ये चर्चा की जाए और गांव-गांव में इसको प्रयास किया जाए, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण इस पर अवश्य विचार करें और आधुनिक रूप से ये जरूर विचार करें कि भविष्य में कोई भी संशोधन अगर आर्थिक रूप से होता है तो स्वतंत्रता से लेके और 60-61 तक जो फसलों के मूल्य थे या जो तनख्वाह का रेशियो था, उसको वर्तमान में कहीं न कहीं जरूर, चाहे तो आप सोना के दाम को भी जोड़ सकते हैं, जरूर उसमें शामिल करें, तब देश को संदेश दिया जा सकता है। वरना ये सारी कवायद बेमानी साबित होगी। इस तरह से देश को विद्रोह से बचाया जा सकता है। वरना भारत के अगल बगल जो भारत के कभी अंग थे, अफगानिस्तान को देखिए, श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, और विदेशी शक्तियां भारत को चारों ओर से इस प्रकार घेर रही हैं और चाह रही हैं कि यहां भी विद्रोह हो। जो व्यक्ति अपने ही वर्ग को, अपने ही परिवार का शोषण करता है, वो समाज का कल्याण क्या करेगा।
ये सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को इसका विचार करना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब है कि एक ही आदमी जीवन भर अगर चुनाव लड़ता रहेगा तो दूसरे को कहाँ से मौका मिलता है? 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम कभी तो हो कि अब आपको नहीं लड़ना चाहिए। दुर्भाग्यवश अगर किसी एक व्यक्ति को 25 साल में नौकरी मिल गई, अब वो 60 साल में रिटायर होगा, अब 25 साल में उसका शादी हो जाएगा तो उसकी उम्र जब 50 साल की होगी तो उसका लड़का नौकरी पाने के लिए होगा। तब 10 वर्ष बाद जब वो रिटायर होंगे तब तो पद खाली होगा। तब तक लड़का उनका 35 साल का हो जाएगा, तो उसका एज चला जाएगा। तो ऐसा कुछ सम्यक होना चाहिए, ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि जिसका लड़का नौकरी पाने लायक हो जाए, उसको नौकरी से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और नहीं तो लड़का, नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? तब तो नाती को मिलेगी, एक पीढ़ी को नौकरी ही नहीं मिलेगी। ये भी समस्या का विचार है कि जो भी संसाधन है वो सबको आराम से मिल पाए। तो इस तरह से ऐसा भी इस पर सम्यक विचार करना चाहिए कि ये ऐसे कैसे होगा। कृषि ही अर्थव्यवस्था की जड़ है। अगर विदेशों में यहाँ के सुपर फूड का निर्यात होगा तो किसी को नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम लगभग 20 करोड़ लोग इसमें लग जाएंगे और वो विदेश को निर्यात होगा, आपको पैसा मिलेगा और लोग निरोग रहेंगे। अभी 30 लाख करोड़ रुपया तो भारत से ही विदेश चला जाता है दवा के नाम पर। तो ये समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को क्रमशः जो लोग भी विचार करेंगे, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये अभी एक किसी एक चीज पर विशेष चर्चा नहीं किया गया है। जब विशेष चर्चा किया जाएगा, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस ग्रुप के साथ हम लोग इस प्रकार की चर्चा करेंगे। और देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कार्य करे। प्रत्येक पार्टी का एक कर्तव्य है कि अपने पार्टी के सारे पदाधिकारियों का नाम यहाँ समाज कल्याण विभाग को पहले से दिए रहें और कौन क्या व्यवसाय करता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, उसका खर्चा, उसकी आमदनी कैसे चलती है, ये भी आप जरूर समाज कल्याण विभाग के पास जमा करें। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप कार्यकर्ता हो तो आपकी आर्थिक व्यवस्था कहाँ से चलती है। धन्यवाद। पुनः गतांक से आगे चर्चा की जाएगी।